नमस्कार, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, महेश वर्णवाल की ज्योग्राफी की बुक की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हम कर रहे थे और इस क्रम में हमने अपनी अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को जानने का प्रयास किया था। हमारी अर्थ पुराने समय में कैसी थी और उस पर डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से जीवों का संगठन हुआ, किस प्रकार से वातावरण बना और कैसे सब कुछ यहाँ पर बनकर वर्तमान स्वरूप में आया। जो प्रेजेंट टाइम में हम जिन चीज़ों को देखते हैं वह ऐसी तो पहले नहीं थी, वह धीरे धीरे डेवलप हुई हैं। तो उनमें डेवलपमेंट कैसे हुआ है यह हम जानने की कोशिश कर रहे थे और हमने काफ़ी कुछ जाना था। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डायनासोरों के बारे में देखा था और जुरासिक और क्रिटेशियस को देखने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं सेनोजोइक इरा पर। यह जो सेनोजोइक इरा है इसमें क्या होता है तो आइए देख लेते हैं। यह चौथे नंबर का है और इस इरा को टर्शियरी इपोज भी कहा जाता है। यह टर्शियरी कही जाती है, इससे पहले वाली जो मेसोजोइक थी वह सेकेंडरी थी। इस प्रकार से इसे टर्शियरी कहते हैं, मतलब ये तृतीयक है। और दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, अब इसे भी अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है, इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यह जो सेनोजोइक इरा है इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जिसमें से कि पहला आप देख रहे हैं पैलियोसीन पीरियड। यह जो पैलियोसीन पीरियड है यह कुछ मायनों में खास है। इसलिए खास है क्योंकि इस समय एल्पाइन नाम की जो पर्वत निर्माणकारी हलचलें थी वो अर्थ पर होने लगी थी, या ये कहना सही रहेगा कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर हो रही थी। जो भूगर्भ था वहां पर ये इस प्रकार की हलचलें हो रही थी और उसका परिवर्तन हमें क्रस्ट के ऊपर देखने के लिए मिल रहा था। इसके अलावा मैमेलियंस कवर्ड कंप्लीटली द लैंड एरियाज। जितने भी मैमल्स थे उन्होंने पूरे जो लैंड एरिया था उसको ढक लिया था। आपने पीछे देखा कि डायनासोर्स जैसे जो सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनका वर्चस्व होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैमल्स थे उनकी बहुतायत हो जाती है। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, वो अंडज होते हैं, अंडे देते हैं, लेकिन यह जो मैमल होते हैं ये बच्चों को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार के जो स्तनधारी जीव हैं उन्होंने पूरे लैंड एरिया को कवर कर रखा था। और एप्स का भी जो डेवलपमेंट है, या ये कह लीजिए कि उनका इवोल्यूशन, वो इसी पीरियड में होता है। जो एप्स थे वह भी इसी पीरियड में उभर कर सामने आए, या पहली बार उनके अस्तित्व को देखा गया, और ये पीरियड था पैलियोसीन पीरियड। और हम कौन सी इरा देख रहे हैं? हम देख रहे हैं सेनोजोइक इरा को। इससे पहले हमने मेसोजोइक में 3 पार्ट देखे हैं, वैसे ही यहाँ पर सेनोजोइक इरा के भी अलग अलग हिस्सों को देखेंगे। तो पहले हमने पैलियोसीन पीरियड को देखा, जिसमें हमने ये देखा कि एल्पाइन जो ऑर्गेनी है वो स्टार्ट हो जाती है इस पीरियड में। इसके अलावा जितने मैमेलियंस हैं उन्होंने लैंड एरिया को कवर कर रखा था, और जो एप्स हैं उनका इवोल्यूशन इसी पीरियड में होता है। इतनी चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि आपने देखा ईओसीन पीरियड। इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको पहले एक बार क्रम से देख लेते हैं, फिर डिटेल में जाकर उसको पढ़ेंगे। तो अगला वाला है ईओसीन। ईओसीन के बाद उसके आगे है ओलिगोसीन। पहले वाला क्या है? सबसे पहला है पैलियोसीन। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके बारे में हमने पढ़ भी लिया। इसके बाद अगला वाला जो आप देखेंगे वो होगा ईओसीन, इसके बाद ओलिगोसीन, फिर मायोसीन। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। फिर प्लायोसीन। ये सभी सीन है और इसमें अलग अलग नाम जुड़ते गए हैं। तो प्लायोसीन, यहाँ तक जो पीरियड्स हैं वो खत्म होते हैं। इसके बाद तब नियोजोइक इरा आएगी, जो कि अगली इरा है। तो इस सेनोजोइक इरा में हमें इतने पीरियड्स को देखना है। अगला वाला जो है वो ईओसीन है, तो आइए ईओसीन को देख लेते हैं। ईओसीन पीरियड जो है ये शुरू होता है आज से 7 करोड़ साल पहले। इसकी शुरुआत आज से 7 करोड़ साल पहले होती है और कुल अवधि इसकी 3 करोड़ साल थी। मतलब यह 7 करोड़ साल पहले शुरू होता है और 3 करोड़ साल इसकी टोटल अवधि रहती है। मतलब टाइम पीरियड इसका पूरा 3 करोड़ साल का रहता है। इस समय यूरोप महाद्वीप जो था, मतलब जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट था, वहाँ का अधिकतर हिस्सा नीचे धंसने लगता है, उसमें धंसाव होता है, या ये कह लीजिए कि खिसकने लगती है वहाँ की ज़मीन। वहाँ पर पहले से ही जो माउंटेन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, ये आपने पीछे देखा है। और अलग अलग जो माउंटेन्स हैं वो उभर कर सामने आ रहे थे, लेकिन अब क्या होता है, उसमें खिसकने की प्रक्रिया होने लगती है। और इस प्रकार का जब धंसाव होने लगता है तो समुद्र का वहाँ विस्तार होता है। जो ओशियन वाला पार्ट है वो वहाँ पे स्प्रेड करने लगता है, फैलने लगता है। इसके साथ साथ जो साउथ इंग्लैंड है वहाँ पर वर्तमान में मलाया की भांति जो उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ हैं वो पाई जाती थी। ये वो समय है, ईओसीन पीरियड की बात की जा रही है। इस समय जो साउथ इंग्लैंड है इसमें जैसे मलाया प्रायद्वीप में पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ हैं, मतलब जो फ्लोरा वाला पार्ट है, उस टाइप की जो प्रजातियाँ थीं वो उस समय वहाँ पाई जाती थी। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर उस समय उष्णकटिबंधीय जो जलवायु थी वो रही होगी, इसलिए वहाँ पर वैसी वनस्पतियाँ उगती रही होंगी। और पिछला वाला जो हमने पीरियड देखा है, या पिछली वाली जो इरा हमने देखी है, उसमें हमने ये देखा कि पर्वत श्रेणियाँ बनती हैं, जो माउंटेन रेंजेस हैं उनका फॉर्मेशन होता है,
और उनकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फिर से तेजी से वृद्धि होने लगती है, उनकी जो हाइट है वो तेज रफ्तार में इंक्रीज करने लगती है। और इसी समय हिंद महासागर यानी हमारा जो इंडियन ओशियन है और इसके अलावा अटलांटिक महासागर, इन दोनों का डेवलपमेंट हुआ। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर ये दोनों बनकर सामने आए और बड़े पैमाने पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी हमें दिखाई देती हैं। जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं वो दिखती हैं, और कहाँ दिखती हैं, तो यह नॉर्थ वाला जो पोर्शन है जहाँ पर आर्कटिक वाला रीजन है वहाँ पर, और इसके अलावा स्कॉटलैंड, आयरलैंड और जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर भी दिखती हैं। हमने देखा कि दक्कन वाले हिस्से में, जो दक्कन प्लेटू वाला हिस्सा था, वहाँ पर लावा का उद्गार होता है, लावा सूख कर जमता है और उससे ब्लैक सॉयल बनती है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार की जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं वो हमें इन रीजन्स में देखने के लिए मिलती हैं। हमारे इंडिया का जो साउथ वाला पोर्शन है और इसके अलावा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, ध्रुवीय क्षेत्र के पास वाला, तो पोल के आसपास वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पर भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं। और प्रेजेंट टाइम की अपेक्षा जो ईओसीन नाम का ये पीरियड है जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अभी जो लिखा हुआ है उसको भी देखेंगे, तो ये जो ईओसीन नाम का पीरियड देख रहे हैं, इसमें होता क्या है, इसमें उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है, मतलब इक्वेटर के पास आसपास पाया जाने वाला जो क्लाइमेट है, उस तरह की जलवायु इस समय दिखाई देती है। लेकिन इसमें कुछ अंतर भी है, जैसे कि जो वेस्ट नॉर्थ वाला जो पोर्शन है, या ये कह लीजिए कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो अमेरिका का पोर्शन है, वहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, माउंटेन रेंजेस होती हैं, उस पर हिमानी का आवरण चढ़ा रहता है, मतलब एक पूरा स्नो कवर उसके ऊपर चढ़ा रहता है। इस प्रकार से वो बर्फ से ढकी रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती थी, वहाँ पर जो शीतोष्ण वाली जलवायु है वो मिलती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु अगर पाई जाएगी तो वहाँ बर्फ जमेगी ही नहीं, स्नो कवर वहाँ कहाँ से पाया जाएगा। तो इसलिए ऐसा हम मानते हैं कि कुछ एरियाज में इस प्रकार की जलवायु थी, जैसे हमने इंग्लैंड में देखा। लेकिन जो अमेरिका वाला पोर्शन था, खासतौर पे जो नॉर्थ वेस्ट अमेरिका था, वहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ जितनी भी थी, माउंटेन रेंजेस थी, उस पर हिमानी का एक कवर था। और अगर हम फ्लोरा की बात करें, फ्लोरा वाले पूरे परिवार की बात करें, उसकी फैमिली की, तो यहाँ पर जो डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं उनका डेवलपमेंट होता है। और इसके अलावा जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है। इससे पहले हमने देखा एंजियोस्पर्म टाइप के जो पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, वो उगती हैं, ये सब होता है। पीछे वाले जो जुरासिक और क्रिटेशियस वाले पीरियड थे उसमें हमने इसको देखा है। तो यहाँ पर क्या होता है, वही जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है या डेसिडुअस ट्रीज़ हैं, इसके अलावा जो फ्लोरा वाले पोर्शन में एंजियोस्पर्म टाइप के प्लांट्स हैं, उनका यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। और जो गर्म जलवायु है, जो वार्म क्लाइमेट है, उसका विस्तार हमें ग्रीनलैंड तक मिलता है। ग्रीनलैंड वाला एरिया आपने देखा होगा मैप में, तो आप जानते हैं कि वर्तमान में वो बर्फ से ढका हुआ है, उसमें मतलब ज़्यादातर ठंडी जलवायु पाई जाती है। लेकिन इस समय क्या था, ईओसीन पीरियड में, इस समय वहाँ पर गर्म जलवायु पाई जाती थी, ऐसा माना जाता है। मतलब जो अध्ययन किया गया है उससे यही पता लगा है। और इसीलिए वहाँ पर पाम के जो वृक्ष है वो मिलते थे। पाम यानी क्या, ताड़ का जो वृक्ष होता है, ताड़ी होती है, वो वाला पेड़ वहाँ पर मिलता था। इसी प्रकार से मलेशिया का जो हिस्सा था, मलेशिया वाले हिस्से में जो जंगल थे, उसी प्रकार के जंगल किसी ज़माने में लंदन में पाए जाते थे। मतलब जो हिंद महासागर के द्वीपीय हिस्से हैं या इधर वाले जो पोर्शन है, मतलब ईस्टर्न वाला पार्ट जो है हमारी अर्थ का, उसको अगर हम देखें तो उसमें और यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट था उसके क्लाइमेट में कुछ हद तक जो समानताएं हैं वो हमें दिखाई देती हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ हमें मिलती हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हमें सिमिलरिटी देखने के लिए मिलती है। ये सब ईओसीन में हो रहा है और जलवायु यानी जो क्लाइमेट है वो तेज़ी से चेंज हो रहा है। समुद्र में रेंगने वाले जो जीव थे वो अब लुप्त हो गए थे। जो रेप्टाइल्स थे वो ओशियन के अंदर से अब गायब हो गए थे। इससे पहले हमने ये देखा है कि जो समुद्र वाला पोर्शन था, वाटर वाला एरिया था, उसके अंदर बहुत सारे जीवों का डेवलपमेंट होता है। उसमें रेप्टाइल्स बहुतायत होते हैं, ढेर सारी मात्रा में होते हैं, और बाद में इनका जो विस्तार है वो सरफेस पर भी हो जाता है, अर्थ के क्रस्ट पर भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो रेंगने वाले प्राणी हैं यानी रेप्टाइल्स हैं, उनका पूरी तरह से विलोपन हो जाता है, वो डिसअपियर्ड हो जाते हैं। लेकिन मैमल्स जो है वो तेज़ी से विकसित हो रहे होते हैं। रेप्टाइल्स गायब होते हैं तो मैमल्स आते हैं। अब ऐसा नहीं कि रेप्टाइल्स एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। अगर रेप्टाइल्स ख़त्म हो जाते तो आज के समय में हम जिन नमूनों को देखते हैं, जैसे कि मगरमच्छ या छिपकली, तो ये हमें कहाँ से दिखते। ऐसा नहीं कि ये गायब हो गए थे, लेकिन इनकी संख्या अब कम हो गई थी। पहले की तरह ये बड़ी मात्रा में इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं थी। जो मैमल्स थे उनकी संख्या अब बढ़ने लगी थी, जैसे कि वेल मछली को आप देख लीजिए। इसके अलावा ड्यूगोंग जो होती है वो समुद्री गाय कही जाती है। ये वनस्पतियों को चर के, जो सागरीय सी ग्रास होती है उसको चर के जिंदा रहती है। अभी ये
खतरे में है, मतलब संकटग्रस्त है। इसे हमने इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में देखा है। मेरा जो शंकर आईएएस वाला आपने लेक्चर देखा होगा, उसमें ड्यूगोंग का जिक्र भी है और उसकी फ़ोटो भी हमने देखी है। तो ये जो समुद्री गाय थी, इस तरह के मैमल, ये मैमल है, ये अपने बच्चों को जन्म देती है और उसके बाद उन्हें दूध पिलाती है, जैसे गैया आपने देखी होगी। तो इस तरीके का। और इसके अलावा जो वेल मछली होती है, तो वेल मछली भी क्या है, मैमल ही है। इस प्रकार के जीवों का यहाँ डेवलपमेंट होता है। मतलब समुद्र वाले हिस्से में भी अब जो मैमल्स हैं उनका वर्चस्व बढ़ने लगता है, उनकी मेजॉरिटी होने लगती है। और समुद्री मछलियों में अधिकांश हिस्सा जो है मछलियों का, वो जैसा हम इस समय देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में जिन मछलियों को हम, जिन फिशेस को हम देख रहे हैं, उसी तरीके की अब मछलियाँ डेवलप होने लगी थी। अब वो आद्य प्रकार की जो पुराने समय की मछलियाँ थी वैसी नहीं दिखाई देती। अब नए ज़माने की जो हमारे समय की दिखने वाली मछलियाँ हैं, ऐसी इस समय अपीयर्ड हो जाती हैं, ईओसीन वाले पीरियड में दिखाई देती हैं। और जो स्तनधारी जीव हैं, यानी जो मैमल्स हैं, उनके अलग अलग जो प्रकार हैं वो डेवलप होने लगते हैं। ये बात की जा रही है क्रस्ट की, यानी स्थलखंड की। ये पूरा चल रहा है ईओसीन ही। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ ईओसीन के बारे में कर रहे हैं। तो ईओसीन में और भी कुछ होता है, जैसे कि जो मैमल्स हैं उनमें डाइवर्सिटी पाई जाने लगती है, उनकी अलग अलग वेराइटीज़ बनती हैं, अलग अलग प्रजातियाँ जो हैं वो विकसित होती हैं। जैसे कि हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, इसके अलावा गैंडा हो गया, सूअर हो गया। इस प्रकार के जो जानवर हैं उनका डेवलपमेंट होता है। हालांकि जैसा हम वर्तमान रूप में देख पा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में ये जैसे दिखाई देते हैं हमें, चाहे हाथी हो या घोड़ा या सूअर या इस प्रकार के जितने भी जीव हैं, तो ये पहले उतने, मतलब उस टाइप के नहीं दिखते थे। इनके आकार प्रकार में, इनके शेप और साइज में चेंज था, परिवर्तन था। धीरे धीरे इनमें क्रमिक डेवलपमेंट होता है, एक सीरियल वाइज डेवलपमेंट होता है, और इसके बाद ये प्रेजेंट टाइम में जिस तरह के दिख रहे हैं वैसे हमें दिखने लगते हैं। तो ये क्रमिक विकास होता है। और जो बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे, जैसे कि आपने पीछे डायनासोर्स के बारे में देखा था, वो अब गायब हो गए, वो डिसअपियर्ड हो गए, ये ईओसीन तक आते आते। मैमल्स की तादाद बढ़ने लगी और रेप्टाइल्स घटने लगे, और जो बड़े साइज के रेप्टाइल्स थे जैसे कि डायनासोर, वो लुप्त हो गए। और म्यांमार वाला जो पोर्शन था, वहाँ पे पुराने समय के जो बंदर थे, जो मंकीज थे, इसके अलावा जो गिब्बन, आपने हुलाक गिब्बन का नाम सुना होगा, तो इन सब का आविर्भाव होता है, ये सब अपीयर्ड होते हैं। और हिमालय की रचना शुरू हो गई थी। हिमालय पर्वत जो है वो इस समय बनना शुरू हो गया था, उसका ओरिजिन यहीं से माना जाता है। वैसे तो अंदर से माउंटेन मेकिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार चल रही हैं, लेकिन उसका जो प्रत्यक्ष नतीजा है, रिजल्टेंट के तौर पे हम अब देखते हैं कि जो हिमालयन क्षेत्र है, जो पूरी पर्वत श्रृंखला है, वो बननी आरंभ हो जाती है। तो इतना कुछ हमने ईओसीन के बारे में देखा। यहाँ लिखित तौर पर भी इसे देख लीजिए। देखिए, रेप्टाइल्स डिसअपियर्ड फ्रॉम द लैंड इन द ईओसीन पीरियड। जितने भी रेप्टाइल्स थे, अब रेप्टाइल्स का मतलब क्या, ये बड़े साइज के रेप्टाइल्स की बात की जा रही है। ये सब क्या होते हैं, लैंड एरिया से डिसअपियर्ड हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। अर्ली मंकीज एंड गिब्बन्स वर इवॉल्व इन म्यांमार। जो शुरुआती दौर के मंकीज थे, यानी बंदर थे, पुराने वाले बंदर, आज जो हम लोग देखते हैं लाल मुंह वाले और काले मुंह वाले बंदर, वैसे नहीं, ये पहले वाले थे। तो ये म्यांमार में जन्म लिए या इनका ओरिजिन हुआ। और इसके अलावा गिब्बन भी दिखाई दिए, ये भी बंदरों की ही फैमिली के होते हैं। हुलॉक गिब्बन का चित्र आपने देखा होगा। इसके अलावा मकाक होता है। तो सर्वल, यहाँ आप देख लीजिए, इवॉल्व इन म्यांमार। सर्वल प्राइमेट्स ऑफ मॉडर्न मैमल्स वर इवॉल्व ऑन लैंड एरियाज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एलिफेंट, हॉर्सेस, राइनासोरस, पिग्स एक्सेट्रा वही जीव हैं, मतलब हाथी, घोड़ा और इसके अलावा गैंडा। राइनासोरस मतलब क्या, गैंडा। और इसके अलावा पिग। इस प्रकार के जीवों का डेवलपमेंट होता है, मतलब इनके पूर्वज विकसित होते हैं, इनके जो पीछे वाले दादा परदादा हैं उनका डेवलपमेंट होता है। जो वर्तमान में हमें दिखाई देते हैं वैसे नहीं, इनका स्वरूप पहले अलग था। तो ये डेवलपमेंट पूरा ईओसीन में हम देख रहे थे। और ईओसीन का जो टोटल टाइम पीरियड है वो है 3 करोड़ साल। ये आज से 7 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था, और टोटल इसकी जो समय अवधि है वो 3 करोड़ साल की है। इतने समय तक ये रहा था, और काफ़ी बड़े बदलाव इस समय भी हुए। अब चलते हैं अगले वाले पर और देखते हैं ओलिगोसीन पीरियड को, इसके बाद वाला। और ओलिगोसीन को देखने से पहले जरा कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है। और ये सारे कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से चलाए जाते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फुल स्टडी मटेरियल और कंप्लीट गाइडेंस आपको दिया जाएगा, तो आप नीचे दिए गए जो नंबर हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्री इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो 2 विकल्प आपके पास हैं। एक तो
टेलीग्राम का चैनल है वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से भी टेलीग्राम का चैनल चलता है। आप इन सभी चैनलों से जुड़े रहिए, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता और जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो आयोग से जुड़ी हुई हो या फिर हमारे चैनल से जुड़े हुए कोई प्रोग्राम की सूचना हो, वो सब आपको यहाँ मिलती रहेगी। ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा वीडियोस के लिए आप यूट्यूब पर आ सकते हैं। यूट्यूब सबसे बढ़िया माध्यम है वीडियोस के माध्यम से स्टडी करने का। जितने भी चैनल हमारे वर्तमान में यूट्यूब पर चल रहे हैं, वर्तमान में 4 चैनल हैं, तो उनसे आप जुड़े रहिए, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लेंगे। उसमें आल वाला जो ऑप्शन होता है उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा, तो जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हो आपको तो आप लाइक करिए, और नहीं अच्छे लगते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो मतलब आप किस तरह की चीज़ें चाहते हैं, आपको कौन सी कमियां उसमें महसूस हुई। और अगर आप ठीक समझते हैं तो शेयर करिए। शेयर करने से ये दूसरों तक पहुंचेंगे और दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। और हाँ, अंतिम बात ये कि नोट्स बनाना मत भूलिए, क्योंकि नोट्स अगर आप बनाएंगे तो आपके हाथ से लिखी हुई चीज़ें आप कभी भी भूल नहीं सकते, वो आपके दिमाग से कभी स्किप नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो चलते हैं आगे। यहाँ आप देख लीजिए ओलिगोसीन पीरियड को, जो एंसेस्टर्स हैं, मतलब किस चीज़ के, ये मॉडर्न कैट की बात की जा रही है, जो आधुनिक बिल्लियाँ हैं, इसके अलावा कुत्ते और भालू, इनके जो पूर्वज थे उनका विकास इस समय हुआ था। ये जो ओलिगोसीन है, इस समय जो आधुनिक हम बिल्ली, कुत्ते और जो बियर्स यानी भालू होते हैं उनको देखते हैं, उनके पूर्वज इस समय विकसित हुए थे और ये समय था ओलिगोसीन पीरियड का। ये आप देख लीजिए, ये लैंड एरिया में डेवलप हुए थे, तो ये थलचर तो है ही है, ये हमें पता ही है। इसके अलावा मनुष्य का भी जो पूर्वज था, जिसे कि हम एप्स के तौर पे यहाँ देख रहे हैं, ये देख लीजिए। एप्स पर ओरिजिनेटेड विच आर कॉल्ड एज एंसेस्टर्स ऑफ मैन, ये सब मनुष्य के पूर्वज कहे जाते थे। तो इस प्रकार के जो एप्स थे उनका डेवलपमेंट इसी समय होता है, ये इवॉल्व होते हैं। और दिस इज द मेन एक्टिव पीरियड ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। जो ग्रेटर हिमालयाज है, मतलब पूरी जो रेंज है उसकी, महान हिमालय की, उसके ओरिजिन का मुख्य पीरियड यही है। ओलिगोसीन पीरियड को ही मुख्य रूप से महान हिमालय के ओरिजिन का पीरियड माना जाता है। इस समय वो स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया था। ये कुछ बातें हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने देखा कि जो मॉडर्न कैट्स हैं, इसके अलावा डॉग्स हैं और बियर्स हैं, उनके एंसेस्टर्स यहाँ ओरिजिनेट होते हैं, मतलब उनका डेवलपमेंट होता है, उनके पूर्वज दिखाई देते हैं हमें। ये सब लैंड एरिया पर हो रहा है। और इसके अलावा मनुष्य के पूर्वज भी हमें दिखते हैं। मनुष्य के पूर्वज कौन थे? बंदर थे, तो उनका भी यहाँ पर आविर्भाव होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम स्थल पर जो हलचलें हो रही थी, जो माउंटेन मेकिंग प्रोसेस हो रहा था, एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसकी ओर नज़र डालें तो हमें पता लगता है कि जो ग्रेटर हिमालय वाला पोर्शन है, जो ग्रेटर हिमालयाज़ की रेंज है, वो इसी समय स्पष्ट रूप से डेवलप होती है, उसमें विकास होता है और वो सबके सामने आती है। मतलब स्पष्ट रूप से उसमें उभार आता है। बनने का प्रक्रिया पहले से ही हो रहा है, ये हम जानते हैं। तो ये चीज़ें हमने ओलिगोसीन में देखी। और भी कुछ जान लीजिए। तो ये आज से 4 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। ये जो ओलिगोसीन पीरियड है, इसकी शुरुआत आज से 4 करोड़ साल पहले होती है और ये करीब 1.5 करोड़ साल तक रहता है। ओलिगोसीन जो है ये 4 करोड़ साल पहले शुरू होता है और इसका जो टोटल टाइम पीरियड है, मतलब रहने की जो समय अवधि है, वो 1.5 करोड़ साल है, यानी 1.5 करोड़ साल। और इस समय या इस पीरियड में जो लैंड एरिया था वहाँ पर काफ़ी फैलाव होता है, काफ़ी एक्सपेंशन होता है, और जो पानी वाला एरिया है, मतलब जो वाटर पोर्शन है, ओशियन की बात की जा रही है, वह सिकुड़ने लगता है, उसमें कमी आती है। तो ये फैलना सिकुड़ना पहले से ही चल रहा है। कभी वाटर हावी हो जाता है, कभी लैंड उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो ये खींचतान चल रही है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि अर्थ अपने अंदर चेंजेस ला रही है और वो चेंजेस लगातार उठापटक कर रहे हैं। और ये तभी स्थिर होंगे जब पूरी तरह से किसी चीज़ को बदल देंगे। आगे आप इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक जो फोर्सेस हैं उनके बारे में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नेचर लगातार चेंजेस ले आती है, वह एक जैसी चीज़ों से ऊब जाती है। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रही थी। पृथ्वी अपने अंदर परिवर्तन ले आ रही थी, उसमें लगातार उठापटक चल रही थी और ये तभी स्थिर होगी। अभी भी स्थिर नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान समय हम लोग जी रहे हैं, इस समय अर्थ के अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी तरह से शांत हो गई हैं। अगर ऐसा हो गया होता कि अर्थ के अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी तरह से ठंडी हो गई होती, तो जो भूकंप के झटके हम लोग आए दिन महसूस करते हैं और वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होता है, तो इस प्रकार की घटनाएं होती ही नहीं। ये सब कब होती हैं? जब अर्थ के अंदर कुछ चेंज हो रहा होता है, कुछ बदल रहा होता है। तो इसी प्रकार से ओलिगोसीन में भी चलता है। ओलिगोसीन में स्थलखंड जो है वो जल पर चढ़ जाता है, सवार हो जाता है, यानी पानी वाला पोर्शन अब सिकुड़ने लगता है और जो लैंड एरिया है उसका एक्सपेंशन होने लगता है। ये हमने देखा। और अमेरिका और यूरोप में अगर देखा जाए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भू हलचलें शुरू हो गई थी। अर्थ के अंदर बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो गई थी। आल्पस पर्वत बनना शुरू हो गया था, आल्पस रेंज का पूरा निर्माण होना यहाँ प्रारंभ हो गया था।
और अधिकतर हिस्सों में, पूरी धरती पर अगर देखें तो अधिकतर हिस्सों में वार्म और इसके अलावा जो उष्णकटिबंधीय टाइप की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय नहीं, उष्णकटिबंधीय वाली जलवायु हमने ईओसीन में देखी है। गर्म और शीतोष्ण इस प्रकार की जो जलवायु है, मतलब इस प्रकार का जो क्लाइमेट है, वो यहाँ पर विस्तृत होने लगता है। कुछ भागों में गर्म क्लाइमेट होता है और कुछ भागों में शीतोष्ण टाइप का होता है, मतलब कुछ ठंडा एरिया भी होता है। और कुछ ऐसे भी हिस्से होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, मतलब एकदम कोल्ड वाला जो पोर्शन है वो भी यहाँ पर बनता है। तो इस प्रकार से जलवायु में अब डाइवर्सिटी आने लगती है, विविधता आने लगती है। इससे पहले हमने ईओसीन तक देखा है कि जलवायु एक जैसी थी, जो क्लाइमेट था उसमें एक समानता थी, लेकिन ओलिगोसीन तक आते आते अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट देखे जाते हैं, ये हमने देखा। अब कुछ जंगल वाला जो पोर्शन है वो नष्ट हो जाता है, मतलब जो फॉरेस्ट कवर था, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक आ गई, जहाँ जलवायु बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, वहाँ का पूरा फॉरेस्ट कवर खत्म हो गया। जो डेसिडुअस टाइप के ट्रीज पहले उग रखे थे, मतलब उगे हुए थे, उनका पूरी तरह से विनाश हो गया वहाँ से, क्योंकि ये ठंडे प्रदेश में उगने वाले पौधे तो हैं नहीं, तो वहाँ से वो हट जाएंगे, यानी नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से कई घास जो है वो भी मतलब नष्ट हो जाती हैं। तो कई प्रकार की जो फ्लोरा की प्रजातियां हैं उनका विनाश होता है, और कुछ नए टाइप के यहाँ पर जो पौधे हैं या वनस्पतियां हैं उनका डेवलपमेंट होता है। कुछ इस प्रकार की घासें बनती हैं जो कि उस वातावरण में जीने के लिए अनुकूल थी। और घास के अलावा यहाँ पर अगर मैमल्स की बात करें तो घास पर निर्भर रहने वाले जो ग्रास लैंड थे, उन पर आश्रित रहने वाले जितने भी मैमल्स थे, उनमें तेजी से वृद्धि हुई। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब उन्हें भोजन मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में रहने के लिए आवास मिलेगा, तो वो बढ़ेंगे क्यों नहीं, उनकी तादाद तो बढ़ेगी, तो उनकी पॉपुलेशन यहाँ इंक्रीज करने लगती है। इसके अलावा हमने ये तो देखा ही है इस पीडीएफ में, जो पैराग्राफ आपने देखा था कि बिल्ली, कुत्ते और भालुओं के पूर्वजों का जन्म होता है, मतलब उनके जो पीछे वाले दादा परदादा है वो पैदा होते हैं। इसी तरह से हाथी की अगर बात की जाए, जो एलिफेंट था वो भी पहले बन गया था, उसका भी जो पूर्वज था, यानी उसका जो एंसेस्टर था वो बन चुका था, लेकिन वो आज के हाथी जैसा नहीं था। उसकी साइज काफ़ी छोटी थी, वो छोटे आकार का था, उसका सूंड भी छोटा था और उसके जो जबड़े और दांत थे वो भी छोटे साइज के थे, आज के हाथी जितने बड़े नहीं थे। और पूंछ विहीन जो बंदर हैं वो भी बनते हैं, ऐसे बंदर बनते हैं जिनके पास पूंछ नहीं थी, और माना जाता है कि यही जो है इंसान के पूर्वज रहे होंगे, जिन्हें आपने एप्स के रूप में यहाँ देखा है। तो ये कैसे थे, इनके पास पूंछ नहीं थी या बहुत छोटी थी, पूंछ का सर्वथा अभाव था। तो इस प्रकार के बंदर बनते हैं, और ग्रेटर हिमालय वाली जो रेंज है वो यहाँ पर फार्म होने लगती है, उसका ओरिजिन यहीं से माना जाता है। ये हमने ओलिगोसीन पीरियड को देखा, जिसकी शुरुआत होती है आज से 4 करोड़ साल पहले, और ये 1.5 करोड़ साल तक लगातार बना रहता है। इसके बाद अगला जो हम देखने वाले हैं वो है मायोसीन। मायोसीन पीरियड की शुरुआत होती है आज से 2.5 करोड़ साल पहले। ये आज से 2.5 करोड़ साल पहले शुरू होता है, और इसकी जो कुल अवधि है वो करीब 1.4 करोड़ साल तक रहती है। और इस समय क्या होता है, इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से, या ये कह लीजिए कि बहुत पावरफुल तरीके से ज़मीन के अंदर एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। जो ज़मीन के अंदर की एक्टिविटीज़ हैं, मतलब माउंटेन मेकिंग का जो प्रोसेस है या अलग अलग जो हलचलें हो रही थी, उसमें बहुत तेज़ी आ जाती है, और समुद्र वाला एरिया तेज़ी से सिकुड़ने लगता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, संकुचन होने लगता है, उसमें कमी आने लगती है, और स्थलखंड बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। ये प्रसार ओलिगोसीन पीरियड में भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मायोसीन पीरियड में ये और तेज़ हो जाता है, इसमें रफ्तार आ जाती है। अब चेंजेस जल्दी जल्दी आएंगे। ये जितने भी पीरियड्स आप आगे देखेंगे, इनका टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, मतलब इनका जो समय अवधि है वो काफ़ी कम है, लेकिन इस छोटे से समय में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आते हैं, ये खास बात है। तो यहाँ मायोसीन में भी होता है कि ये 1.4 करोड़ साल तक रहता है, इसको आप जान लीजिए। इसकी जो टोटल अवधि है 1.4 करोड़ साल तक है। तो इतने समय तक ये बना रहता है, और इस समय बड़े मात्रा में हेरफेर होता है, ज़मीन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, जिसकी वजह से लैंड एरिया स्प्रेड करने लगता है और तेज़ी से, और जो ओशियन वाला पार्ट है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, उसमें कमी आने लगती है। इसके अलावा एशिया और यूरोप के जो कॉन्टिनेंटल पार्ट थे, वहाँ पर अपर्दन बहुत ज़्यादा होने लगता है। मतलब अपर्दन होने लगता है, इसका मतलब क्या है कि वर्षा हो रही होगी तभी तो अपर्दन होगा। अपर्दन की जो घटना है वो 2 ही चीज़ों से होती है, एक तो रेनफॉल होगा, या फिर जो हवा होती है, विंड्स होती हैं, उनकी वजह से होगा। तो यहाँ पर अपर्दन की क्रिया होती है, और इससे एक निष्कर्ष और निकलता है, एक कंक्लूजन हम भी ये भी निकाल सकते हैं कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एशिया और यूरोप के जो कॉन्टिनेंट थे ये आपस में जुड़े हुए थे। तो जुड़े होने का प्रोसेस तो हम आगे जब वेगनर की थ्योरी देखेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यही कहा जाता है कि मायोसीन पीरियड में एशिया और यूरोप आपस में अटैच थे, वो अलग अलग नहीं थे, और इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। इस पूरे कॉन्टिनेंटल एरिया में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इस वजह से अपर्दन बहुत ज़्यादा होने लगता है।
और आल्पस पर्वत श्रेणी का निर्माण हो ही रहा है, ये लगातार हो रहा है। और हिमालय में जो निम्न हिमालय वाली श्रेणी है, द्वितीयक श्रेणी है, वह बनती है। मतलब ग्रेटर हिमालय की जो रेंज है वो तो पहले ही जनरेट हो जाती है, उसका ओरिजिन हो जाता है, लेकिन हिमालय का जो बाकी हिस्सा है वो इस पीरियड में बनता है, मायोसीन वाले पीरियड में बनना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट रूप से बन गया है। देखिए हिमालय में चेंजेस तो अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, लगातार परिवर्तन आ रहे हैं। आपने देखा कि पिछला वाला जो सबसे बड़ा भूकंप था 2015 वाला, उसमें हिमालय की हाइट बढ़ गई, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसको नापा गया तो पहले से इंक्रीज कर गई थी। तो इसका मतलब क्या है कि चेंजेस तो आ रहे हैं, अभी भी हिमालय में बनने की प्रक्रिया हो रही है। तो हिमालय के बनने का प्रोसेस स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है ओलिगोसीन पीरियड में, वहाँ पर महान हिमालय की रचना होती है। और उसके बाद मायोसीन में आते आते जो और बाकी उसके हिस्से हैं, चाहे वो बीच वाला पोर्शन हो या लास्ट वाला जो उसका तराई वाला क्षेत्र हो, उसका फॉर्मेशन होने लगता है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बहुलता आ जाती है। और क्लाइमेट में पर्याप्त मात्रा में अंतर दिखाई देता है, क्लाइमेट एक जैसा नहीं रहता, उसमें हेर फेर दिखाई देता है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, ऐसा हम देखते हैं। और कहीं कहीं तो मतलब एकदम ड्राइनेस आ जाती है, मतलब क्या है, डेजर्टिफिकेशन शुरू हो जाता है, रेगिस्तानी जलवायु। और कहीं कहीं इतनी ज़्यादा आर्द्रता होती है कि वहाँ पर मतलब हमेशा नमी बनी रहती है, ह्यूमिडिटी होती है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और यही वजह है कि अलग अलग जलवायु होने की वजह से फ्लोरा का भी डेवलपमेंट अलग अलग तरीक़ों से होता है, उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, पहले की तरह एक जैसे वृक्ष नहीं पाए जाते, ये हम देखते हैं। और जो नम और तर जलवायु है, मतलब जहाँ पर आर्द्रता ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी वाले क्लाइमेट में जो नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन था वो आता था और यूरोप आता था, मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट आता था, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, बारिश ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। और इस वजह से यहाँ पर डेसिडिवस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं उनका डेवलपमेंट होता है, जैसे कि मैपल है, ऑक है, पोपलार है, इस प्रकार के जो ट्रीज़ हैं वो डेवलप होते हैं। ये सब डेसिडिवस टाइप के हैं, मतलब पतझड़ वाले हैं, एक खास मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। और जो ऊंचे क्षेत्र थे, जो मतलब ऊंचाई वाला क्षेत्र था, वहाँ पर सीडार का विस्तार हो गया। इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, जो नॉर्दर्न अमेरिका था, वहाँ पर मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो प्रेयरी नाम की जो घासें हैं, प्रेयरी ग्रासेस जो हैं वो डेवलप होती हैं। प्रेयरी का नाम आपने सुना होगा। तो ये नॉर्थ अमेरिका में कब डेवलप होती हैं? ये मायोसीन पीरियड में ही इनका डेवलपमेंट होता है। और पानी में जो मछलियाँ थीं उसमें हड्डी वाली मछलियों की प्रजातियों का डेवलपमेंट हुआ, इनके पास बोन्स होती थी, हड्डियाँ होती थी। इससे पहले हमने अधिकतर जो समुद्री जीवों के बारे में देखा है उनके अंदर रीढ़ की हड्डी या इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती थी या कम मात्रा में होती थी, लेकिन अब ज़्यादातर जो मछलियाँ बन रही हैं उनमें हड्डियाँ, बोन्स पाई जा रही हैं। और इस युग में ये जो मायोसीन पीरियड है, इस समय शार्क मछली का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। जो शार्क फिश है वो सबसे ज़्यादा विकसित होती है और इसकी लंबाई करीब करीब 60 फीट थी। ये जो मायोसीन वाला हिस्सा है इसमें शार्क मछली का डेवलपमेंट होता है और इसकी लंबाई 60 फीट तक थी या उससे ज़्यादा ही थी। तो ये सब हमने देखा। अब आइए जरा पैराग्राफ में से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देयर वाज मैक्सिमम ग्रोथ इन शार्क इन दिस मायोसीन पीरियड। शुरुआत में ही आपने देख लिया कि शार्क मछली में एक मैक्सिमम ग्रोथ हमें दिखाई देती है, बहुत तेज़ी से इसमें बढ़ोतरी होती है, इसमें रफ्तार हो जाती है, मतलब इनकी पॉपुलेशन बढ़ने में। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। जो एक्वाटिक बर्ड्स हैं, मतलब जलीय पक्षी हैं, पानी में रहने वाले जो पक्षी होते हैं, उड़ते ये भी हैं लेकिन पानी में रहना इनको पसंद होता है। तो इस प्रकार के जो एक्वाटिक बर्ड्स थे उनका डेवलपमेंट होता है। और जो प्रेजेंट एलिफेंट का स्ट्रक्चर है, वैसे एलिफेंट्स जो है यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, उनका जन्म होता है। इससे पहले हमने देखा कि एलिफेंट्स के जो पूर्वज थे वो पहले ही बन गए थे ओलिगोसीन में ही, लेकिन यहाँ मायोसीन में जो वर्तमान वाले एलिफेंट्स हैं, प्रेजेंट टाइम में जिन हाथियों को हम देखते हैं, इस टाइप के हाथी बनकर सामने आए, उनका विकास हुआ। और यहाँ पर देख लीजिए सेकेंड जो हिमालय वाली श्रृंखला में, हिमालय वाली रेंज में जो सेकेंड अपहेवल होता है, उससे उसके रिजल्टेंट के तौर पर क्या होता है, लेसर हिमालय वाला जो पोर्शन है उसका ओरिजिन होता है, वो जन्म लेता है। तो हिमालय की जो बाकी रेंजेस हैं, बाकी जो श्रेणियाँ हैं या बाकी जो पार्ट्स हैं, उनका यहाँ पे फॉर्मेशन होने लगता है। इससे पहले ग्रेटर हिमालय वाला जो रेंज है वो बन के सामने आता है, लेकिन यहाँ मायोसीन में उसका बचा हुआ पार्ट बनकर तैयार होता है या सबके सामने उभरने लगता है। ये हमने मायोसीन में देखा। और इसमें कई खास बातें ये थी कि जो जीव हैं उनमें डाइवर्सिटी पाई जा रही है, शार्क मछली बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा जो एक्वाटिक बर्ड्स हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है। और भी साथ में एलिफेंट का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है वो इन्हें प्राप्त हो गया था, यानी प्रेजेंट टाइम में जिस रूप में हम हाथियों को देखते हैं वैसे ही ये पहले डेवलप हो गए थे, और ऐसा हुआ था मायोसीन पीरियड में। इसके अलावा हिमालय में तेज़ी से विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है।
अब चलते हैं प्लायोसीन पीरियड की ओर। मायोसीन के बाद अगला है प्लायोसीन पीरियड, और यहाँ पर क्या होता है आइए देख लेते हैं। अच्छा, मायोसीन में एक खास बात और है कि जो पेंगुइन आप जानते हैं, पेंगुइन की जो प्रजातियां हैं दो तरह की होती है मेनली, एक तो किंग पेंगुइन होती है, दूसरी इंपरर होती है। तो इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं ये तो पहले नहीं डेवलप थी, लेकिन जो मुख्य प्राचीन पेंगुइन है, पहले वाली जो पेंगुइन थी, उसका डेवलपमेंट अंटार्कटिका में इसी समय होता है। ये मायोसीन वाले ही पीरियड में होता है। अंटार्कटिका में पेंगुइन यहाँ से जनरेट हो जाती है, उनका ओरिजिन यहाँ पर हो जाता है। और जो एक्वाटिक बर्ड्स थे वो लंबी लंबी टांग वाले होते थे। जो जलीय पक्षी थे जैसे कि बत्तख आदि हैं, उनका भी विकास होता है, ये हमने देखा है। तो ये पेंगुइन को याद रखिएगा, ये इसमें जोड़ना भूल गया था। मायोसीन में डेवलपमेंट होता है पेंगुइन्स का, मतलब उनके पूर्वजों का होता है। वर्तमान में हम जिन पेंगुइन्स को देखते हैं वैसी नहीं। इसके बाद अब प्लायोसीन की ओर चलते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा कि देयर वाज ग्रेटर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मैमल्स इन प्लायोसीन पीरियड। जो मैमल्स थे उनकी संख्या में तेजी से कमी आने लगी, यहाँ पर उनकी संख्या कम होने लगी। और ऐसा कब होता है? ये प्लायोसीन पीरियड में होता है। और शार्क मछली के बारे में भी कुछ दिया हुआ है। शार्क मछली का पूरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, विनाश हो जाता है। जो पुराने समय की शार्क मछली थी उसका यहाँ पर विनाश हो जाता है। नई वाली जो वर्तमान में हम देखते हैं, प्रेजेंट टाइम में हम जिस शार्क को देखते हैं वो नहीं, इसका जो पूर्वज था वो पहले ही नष्ट हो जाता है। और ऐसा नष्ट होने वाला जो काम है ये प्लायोसीन में होता है। यहाँ पर आप लिखित तौर पर भी इसे देख लेते हैं। शार्क वाज इरेडिकेटेड वाइल द एंसेस्टर ऑफ मैन डेवलप्ड। तो यहाँ पर जो मैन के उत्तराधिकारी हैं, माफ कीजिएगा जो पूर्वज हैं, मनुष्य के जो पूर्वज हैं उनका डेवलपमेंट होता है, और जो शार्क मछली है वो खत्म हो जाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, कुछ प्रजातियां बन रही हैं और कुछ प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। मतलब कुछ नए मैमल्स डेवलप हो रहे हैं, तो कुछ जो फिशेस हैं या जो और जीव हैं उनमें विनाश हो रहा है, उनमें कमी आ रही है। जो वातावरण के हिसाब से खुद को अनुकूलित कर पा रहे हैं, समायोजित कर पा रहे हैं, वो रह जा रहे हैं, और जो नहीं उसमें झेल पा रहे हैं या सह पा रहे हैं वो नष्ट हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया ये लगातार चल रही है। तो शार्क मछली यहाँ पर नष्ट हो जाती है। इससे पहले हमने देखा कि ये बहुत तेज रफ्तार में बढ़ती है, लेकिन यहाँ तक आते आते जो परिस्थितियाँ थी, जो क्लाइमेट था वो इसके अनुकूल नहीं रह गया, और इस वजह से इसमें विनाश हो गया। और मॉडर्न मैमल्स इवॉल्व्ड। जो वर्तमान में हम स्तनधारी जीवों को देखते हैं, मैमल्स को देखते हैं, उनका इवोल्यूशन इसी समय होता है। जो मॉडर्न एज के यानी वर्तमान समय के आधुनिक युग के जो मैमल्स हैं उनका डेवलपमेंट, उनका इवोल्यूशन इसी टाइम पर होता है। शिवालिक माउंटेन वाज फार्म। हमने देखा कि हिमालय में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार विकास हो रहा है। तो यहाँ पर शिवालिक की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो बनकर तैयार हो जाती हैं, बनकर सामने आती हैं, और ऐसा होता है प्लायोसीन पीरियड में। इसके अलावा डिपोजिशन ऑफ, इसे आप यहाँ देख लीजिए अंडरलाइन करके, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इनटू द जियोसिंक्लाइंस एग्जिस्टिंग बिटवीन द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड पेनिसुलर प्लेटू इन द साउथ। यहाँ पर इस प्रकार का डिपोजिशन होता है। ये किस चीज़ का डिपोजिशन है? ये सेडिमेंट्स का है। और इससे यह हिमालय के, मतलब जो महान हिमालय पर्वत है, इसमें नॉर्थ एरिया में, और इसके अलावा पेनिसुलर प्लेटू जो है, मतलब जो दक्षिण का पठार है, दक्कन का पठार है, वो साउथ वाला हिस्सा है। तो उसके बीच में ये अपर्दन जो है ये जमा होने लगता है। मतलब इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका जमाव होने लगता है, और रिजल्ट के तौर पर जो ग्रेट प्लेन है, एक महान मैदान है, वो डेवलप होता है नॉर्थ इंडिया का। मतलब उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका हम देखते हैं वो असल में कैसा है? हिमालय और जो दक्कन का प्लेटू है, दक्कन का पठार है, उसके बीच में ही तो है। इधर हिमालय है और इधर जो दक्कन प्लेटू है वो है। तो इन दोनों के बीच में एक प्लेन डेवलप होता है, और प्लेन का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है? ये डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का। इस वजह से इस टाइप की प्रक्रिया होती है। और यह जो प्लेन है इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है या महान मैदान है उसकी चर्चा हो रही है। तो यह सब कब बनता है? ये प्लायोसीन पीरियड में ही बनता है। ये हमने देखा। तो कुल मिलाकर इस पैराग्राफ में हमने देखा कि सबसे पहले तो जो मैमल्स हैं उनकी वैरायटी में कमी आने लगती है, मतलब उनकी संख्या में तेजी से गिरावट होने लगती है, और शार्क मछली पूरी तरह से गायब हो जाती है, और मनुष्य के पूर्वज इसी समय दिखाई पड़ते हैं, उनका इवोल्यूशन इसी समय होता है। और मॉडर्न मैमल्स जो है उनका भी इवोल्यूशन होता है। मैमल्स खत्म तो होने लगते हैं, लेकिन कौन वाले? जो पुराने वाले हैं, जो पहले से बने आ रहे हैं या चले आ रहे हैं, उनका यहाँ पर विनाश हो जाता है, और नए प्रकार के मैमल्स डेवलप होने लगते हैं। शिवालिक माउंटेन इसी समय बनता है। हिमालय में लगातार बदलाव हो रहे थे, तो उससे शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, और जो सेडिमेंट्स है उनका जमाव होने लगता है, जिसकी वजह से हिमालय का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, मतलब नॉर्दर्न पोर्शन में हिमालय है ही है, तो वहाँ से लेकर जो दक्कन का प्लेटू है उसके शुरुआत तक बीच वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ग्रेट प्लेन एक डेवलप हो जाता है, जिसे हम नॉर्थ इंडिया का ग्रेट प्लेन कहते हैं। ये हमने देख लिया।
अब देखिए प्लायोसीन में कुछ चीज़ें और जान लीजिए। इसका शुरुआत कब से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 1.1 करोड़ साल पहले, यानी 1.1 करोड़ ईयर। टोटल इसका जो शुरुआत है उतना पहले होती है, 1.1 करोड़ साल पहले ये शुरू होता है और करीब 1 करोड़ साल तक ये रहता है। बहुत कम समय तक रहता है, आप खुद देख लीजिए। पहले वाले जितने भी पीरियड्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसका टाइम पीरियड जो है बहुत लेस है, कम है। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इतनी चीज़ें तो हमने देख ली, लेकिन सबसे बड़ी खासियत क्या है? तो विशेषता यह है कि इस समय जो ओशियन और कॉन्टिनेंट्स थे, मतलब ओशियन वाला पार्ट था और जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे या जो भी लैंड एरिया था, उन्हें वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। जैसे वो आज दिख रहे हैं लगभग वैसा ही रूप उन्हें इस समय तक मिल गया था, प्लायोसीन तक। ये बड़ी बात है। और जो लैंड एरिया था उसमें खिसकन उत्पन्न हो रही थी, वो खिसक रहा था, अपनी जगह से हट रहा था और उसमें जल इकट्ठा होने लगा जगह जगह। जहाँ से लैंड मतलब जमीन का टुकड़ा जो है, मान लीजिए ये पूरी एक जमीन है, बीच से इसमें दरार पड़ गई और दोनों पार्ट जो है ये खिसकने शुरू हो गए, एक दूसरे से दूर हटने लगे। तो दूर हटेंगे तो बीच में क्या होगा? गड्ढा बनेगा और वहाँ पानी भर जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग जो समुद्र हैं उनका निर्माण होता है, जैसे कि नॉर्थ सी है, इसके अलावा ब्लैक सी है, अरब सागर और कैस्पियन सागर का जो निर्माण है वो भी इसी समय होता है। अब जो माउंटेन मेकिंग का प्रोसेस है वो धीमी गति से होने लगता है। इससे पहले हमने देखा जो पिछला वाला था, प्लायोसीन से पहले कौन था? मायोसीन था। तो मायोसीन में हमने देखा कि जो माउंटेन मेकिंग एक्टिविटीज़ थी वो बहुत तेज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर प्लायोसीन में जो माउंटेन मेकिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें धीमापन आ जाता है, उनकी रफ्तार कम हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, धीरे 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 ये होती है। तो हिमालय में जो थर्ड वाला पार्ट है, मतलब तृतीय श्रेणी है, उसका उत्थान होता है, जिसे कि हम शिवालिक कहते हैं। शिवालिक वाली जो श्रेणी है वो बनती है। और क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं, क्लाइमेट में लगातार बदलाव हो रहे हैं, तो वो जो चेंजेस हैं वो प्रेजेंट टाइम में जैसा हम क्लाइमेट को देख रहे हैं वैसा होने लगता है। मतलब आज की जलवायु जैसी है वैसी ही पहले की क्लाइमेट, मतलब इस समय तक क्लाइमेट डेवलप हो गई थी। हालांकि अब तो जो जलवायु परिवर्तन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, फिर से एक बार फिर से हमारे अर्थ की जो जलवायु है वो तेज़ी से बदल रही है, ये हम जानते हैं। और इसके पीछे मनुष्य ही जिम्मेदार है और इसका विनाशकारी परिणाम भी सामने आएगा, ये लोग जानते हैं और इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्लायोसीन पीरियड में ये स्वाभाविक तरीके से होता है, मतलब नेचुरल वे में होता है। नेचर ही ये चेंजेस ले आती है और वर्तमान में जैसा क्लाइमेट हम देख पा रहे हैं वैसा इस समय बन जाता है। शार्क मछली नष्ट हो गई है, ये हम देख ही चुके हैं। और जो समुद्र में पौधे हैं, समुद्री जो पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उनका डेवलपमेंट पूरे कंप्लीट रूप में हो गया था। ये जैसे आज दिखते हैं वैसे ही उस समय इस समय तक बन गए थे। और जो जीव हैं उन्हें भी वर्तमान स्वरूप प्राप्त हो गया था। जो स्तनधारी जीव हैं उनमें जो बड़े वाले हैं, जो मैमल्स में बड़े साइज के मैमल्स थे, उनका विनाश हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब प्लायोसीन को यहीं छोड़ देते हैं और चलते हैं अब नियोजोइक इरा में, यानी यहाँ तक हमने अपनी जो मेसोजोइक इरा थी उसको कंप्लीट कर लिया है। अब अगला वाला जो पार्ट है उसमें नियोजोइक इरा को देखेंगे और इसमें भी अलग अलग पीरियड्स बटे हुए हैं। यहाँ आप देख लीजिए, ये 5वें नंबर पर है। जो क्वार्टनरी पीरियड है वह इस इरा के अंतर्गत आता है, इसे क्वार्टनरी कहा जाता है। इससे पहले टर्शियरी हमने देखा था, तो ये चतुर्थक है और इसका भी सब डिवीजन है, इसमें भी अलग अलग पार्ट्स बटे हुए हैं। तो क्लासिफिकेशन को जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहला है प्लीस्टोसीन, सबसे पहले आता है प्लीस्टोसीन पीरियड। यह किसका हिस्सा है? यह नियोजोइक इरा का हिस्सा है, ये याद रखिएगा। नियोजोइक इरा में जो सबसे पहला पार्ट है वो है प्लीस्टोसीन और इसी को हम लोग क्वार्टनरी पीरियड भी कहते हैं, मतलब नियोजोइक इरा को हम लोग क्वार्टनरी पीरियड के नाम से जानते हैं। तो आइए देख लेते हैं प्लीस्टोसीन है क्या। इसकी शुरुआत आज से 10 लाख वर्ष पहले होती है। करोड़ से अब हम लोग लाख में उतर आए हैं। तो ये जो प्लीस्टोसीन पीरियड है ये आज से 10 लाख वर्ष पहले शुरू होता है और इतना पहले ये शुरू होता है और ये करीब 9,90,000 साल तक रहता है। मतलब समझ रहे हैं, 9,90,000 का ये 9,90,000 साल तक रहता है। इतने समय तक ये बना रहता है। 10 लाख वर्ष पहले ये शुरू होता है प्लीस्टोसीन और इसकी जो टोटल अवधि है वो 9,90,000 साल है। मतलब ये बहुत लंबे समय तक रहता है, काफ़ी बड़ा हिस्सा इसी का है। उसके बाद जब हम होलोसीन को देखेंगे तो वो चल रहा है, वर्तमान में वही पीरियड हम लोग जी रहे हैं, उसी समय हम लोगों का जीवन काल चल रहा है। तो पहले प्लीस्टोसीन को देख लीजिए। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? यह जो पीरियड था इसकी खासियत ये थी कि जो जमीन की सतह थी, यानी अर्थ की जो क्रस्ट थी, उस पर बर्फ की एक चादर बिछ जाती है, मतलब एक स्नो का कवर उसके ऊपर सवार हो जाता है या स्थापित हो जाता है। जलवायु ठंडी होने लगती है। यहाँ पर जो प्लीस्टोसीन है इस समय आइस एज का आगमन हो जाता है। हिम युग जो है वो लगातार आते हैं। इन्हें आप एक के बाद एक देखेंगे। तो आइए इन्हें लिखित तौर पर देख लें। द 4 ग्लेशिएशंस
यहाँ पर आप देख लीजिए, द 4 ग्लेशिएशंस वर अकर्ड ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन पीरियड। ये 4 जो है हिमयुग, ये प्लीस्टोसीन पीरियड में देखे गए थे। और ये 4 हिमयुग जो थे, इनके नाम भी यहाँ दिए हुए हैं, इन्हें देख लीजिए। तो गुंज है, मिंडेल है, रिस है और वुर्म है, ये इनके नाम हैं। गुर्ज है, मिंडेल है, इसके अलावा रिस है और वुर्म है। ये 4 हिमयुग थे, इनका यहाँ पर निर्माण होता है। ये एक के बाद एक दिखाई पड़ते हैं। और देखिए, देयर वर डिफरेंट इंटरग्लेशियर एजेस, ग्लेशियल एजेस, माफ कीजिएगा, इंटरग्लेशियल एजेस बिटवीन ग्लेशिएशन। अब इसमें भी बहुत छोटे छोटे और जो उप हिमयुग हैं, मतलब जो आइस एजेस हैं, वो बनती हैं। और यह जो छोटे छोटे हिमयुग हैं, इनके भी अपने नाम हैं। तो इसे जरा विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले आप जरा प्लीस्टोसीन के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। देखिए, इस समय अर्थ के सरफेस पर स्नो कवर इकट्ठा हो गया था, मतलब बर्फ की एक परत जम गई थी। और जलवायु यानी जो क्लाइमेट है वो तेजी से कोल्ड होने लगा था, उसमें ठंडक आने लगी थी। और यही कारण है कि आप आइस एजेस को देखते हैं या जो ग्लेशियल एजेस हैं उनको देखते हैं। अब यह जो हिम की चादर है, यानी बर्फ की जो पूरी एक चादर है या कवर है, यह नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, इसके अलावा अंटार्कटिका का जो मैक्सिमम पार्ट था और हिमालय के ऊपर भी हो रहा था। ये सारी बर्फ कहाँ कहाँ जम रही थी? तो ये क्षेत्र है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अंटार्कटिका का मैक्सिमम पार्ट है। इसके अलावा हिमालय के ऊपर भी ये जो पूरा ग्लेशियर वाला हिस्सा है ये जमा हो रहा था। और इसमें लगातार जमने की प्रक्रिया हो रही थी। इस वजह से समुद्र का तल अब नीचे जाने लगा। जो ओशियन का वाटर लेवल था, सी लेवल था, वो नीचे जाने लगा, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो गया था, मतलब आइस बन गया था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि क्लाइमेट लगातार ठंडा हो रहा है और ठंडा होने की वजह से समुद्र का पानी भी जमने लगा था। तो समुद्र का जल स्तर नीचे जाने लगा था, क्योंकि उसमें जमावट होने लगी थी बर्फ की। ये बातें हैं। और इसी कारण स्थल भाग पर बहुत ज़्यादा हिम का जमाव होने लगा था, मतलब स्नो जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी होने लगी थी, आइस का पूरा एक कलेक्शन होने लगा था। और इसी कारण यहाँ पर धंसाव होता है। जब जो अर्थ की क्रस्ट है उस पर पूरा आइस कवर एकदम ओवरलोडेड हो जाता है, तो इस वजह से जगह जगह ये जो क्रस्ट है ये धंसने लगती है। और इसी युग में, यानी जो प्लास्टोसीन आप पीरियड देख रहे हैं, इसी में नॉर्थ अमेरिका में जो बर्फ का कवर है, स्नो कवर है, उसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। और ये 4 अलग अलग टाइम पीरियड में होता है। मतलब ये जो स्नो कवर है ये नॉर्थ अमेरिका में अलग अलग 4 टाइम पीरियड में डिवाइड करके देखा जाता है। और इस प्रकार से 4 उप हिम युगों का निर्माण होता है, मतलब छोटी छोटी जो आइस एजेस हैं वो बनती हैं। और इसमें देखिए, इनका नामकरण जो है ये क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। यहाँ जो हिमयुग हैं जिनके बारे में आपने यहाँ देखा, ग्लेशिएशन की जो प्रक्रिया थी, तो इसमें 4 प्रकार के हिमयुग थे और उसमें भी 4 छोटे छोटे पार्ट थे। तो इन छोटे छोटे पार्ट्स का जो नामकरण है, इनका नाम रखा गया है, वो स्थान के नाम के आधार पर किया गया है। जैसे कि नेब्रास्कन है, कंसान है, इलिनोइन है, आयोवा है, विस्कॉसिन है, मतलब विस्कॉन्सिन है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। मतलब 4 कौन कौन से हैं? एक तो नेब्रास्कन है, इसके अलावा कंसान है, इलिनोइन है और आयोवा और विस्कॉन्सिन है। यह छोटे छोटे उप हिमयुग है, मतलब छोटी छोटी आइस एजेस हैं। और बड़े वाले जो हैं उन्हें आपने देखा ही, गुंज है, मिंडेल है, रिस है और वुर्म है। इस प्रकार के बड़े हिमयुग भी बनते हैं, तो इन्हें हम देख चुके हैं। अब यहाँ एक चीज़ और है, देखिए, द इंटरग्लेशिएशन पीरियड बिटवीन मिंडेल एंड रिस वाज लॉन्गेस्ट। मतलब यहाँ पर मिंडेल और रिस के बीच का जो टाइम पीरियड था, इसमें यह जो अवधि थी ये सबसे लंबी थी, यह लॉन्गेस्ट थी। और आगे भी देख लीजिए, द 4 ग्लेशियल पीरियड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज, आगे आपने उन्हीं नामों को देखा है, नेब्रास्कन है, कंसान है, इलिनोइन है और विस्कॉन्सिन है। इस प्रकार के नाम को आप देख रहे हैं। और इसी विस्कॉन्सिन को आयोवा भी कहा जाता है। तो यह नॉर्थ अमेरिका में 4 ग्लेशियल पीरियड्स के रूप में देखा जाता है। और इनके जो नाम है ये स्थानों के आधार पर रखे गए हैं, ये बड़ी बात है। विच वर सेपरेटेड बाई 3 इंटरग्लेशियल पीरियड्स, इन्हें भी 3 इंटरग्लेशियल पीरियड्स में बांट दिया गया है। तो इन्हें भी हम देख लेंगे। इनके बीच में कौन कौन से हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। नेब्रास्कन और कंसान, ये जो नेब्रास्कन और कंसान है, यहाँ पर आप इसे देखिए नेब्रास्कन और कंसान, इनके बीच में कौन सा होता है? तो इनके बीच में होता है एफ्टोनियन। नेब्रास्कन और कंसान के बीच में एफ्टोनियन आता है, यहाँ आप देख रहे हैं, एफ्टोनियन बिटवीन नेब्रास्कन एंड कंसान। इसके बाद अगला वाला कौन सा है? यारमाउथ है। यारमाउथ जो है ये किसके किसके बीच में आता है? ये कंसान और इलिनोइन के बीच में आता है। तो कंसान और इलिनोइन नाम की जो ग्लेशियल एज थी उसके बीच में यरमाउथ आता है। इसे यारमाउथ या यरमाउथ कहते हैं। इसका जो उच्चारण है इस तरीके से करेंगे। इसी प्रकार से इलिनोइन और विस्कॉन्सिन के बीच में
सेंगमेन आता है। इसके नीचे आप देख लीजिए, यहाँ रेड इंक जो है वो उसको कवर कर ले रही है। यहाँ देख लीजिए सेंगमेन, जो सेंगमेन है वो कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है इनके बीच में, बिटवीन इलिनोइन एंड विस्कॉन्सिन। तो ये बीच वाले हैं, जैसे कि आपने यहाँ से देखा है टोटल जो एफ्लेटोनिन है, एफ्लेटोनियन या एफ्लेटोनिन, ये नेब्रास्कन और कंसान के बीच में है। यरमाउथ जो है ये कंसान और इलिनोइन के बीच में है। वैसे ही जो सेंगमेन है वो यहाँ पर इलिनोइन और विस्कॉन्सिन के बीच में आने वाला बीच का हिमयुग है। और इसी प्रकार से पेनक और ब्रुकनर ने यूरोप में गुंज, मिंडेल और रिस, इसके अलावा बुर्म, इस प्रकार के 4 हिमयुगों के बारे में बताया है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनका डेवलपमेंट होता है। और इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं इस पूरे पीरियड में जो निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि प्लीस्टोसीन में जलवायु अब तेजी से परिवर्तित हो रही है और ज़्यादातर उसमें ठंडक आ रही है। और ठंडक आने की वजह से स्नो कवर जो है वो चारों ओर फैल रहा है, बर्फ़ की मात्रा बढ़ रही है, जिससे कि वाटर का जो लेवल है, मतलब जो सी लेवल है, वो तेज़ी से नीचे जा रहा है। और अर्थ के सरफेस पर लगातार स्नो कवर इकट्ठा हो रहा है, हिमालय पर भी इकट्ठा हो रहा है, अंटार्कटिका में भी जम रहा है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जमावट हो रही है। इस प्रकार से विभिन्न जो ग्लेशियल एजेस हैं वो आती हैं, आइस एजेस आती हैं। उसके अंदर छोटे छोटे और हिमयुग हैं, इनके बारे में हमने देखा। सबसे पहले हमने जो गुंज, मिंडल और रिस का नाम था उसको सुना, वुर्म का नाम सुना। इसके बाद नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन, आयोवा या विस्कॉन्सिन, इस प्रकार के जो हिमयुग हैं उनके बारे में देखा। उनके टाइम इंटरवल के बीच में जो छोटे छोटे हिमयुग बने हुए हैं उनको भी हमने देख लिया, जैसे कि कंसान और नेब्रास्कन और कंसान के बीच में एप्टोनियन है। इसके बाद कंसान और इलिनोइन के बीच में यरमाउथ था, वैसे ही इलिनोइन और विस्कॉन्सिन के बीच में सेंगमेन था। इस प्रकार के हिमयुगों को हमने देख लिया है। तो ये सब चीज़ें प्लास्टोसीन पीरियड में थी, इसे आप यहाँ पर लिखित तौर पर देख रहे हैं। और भी कुछ खास बातें हैं। फ्लाइंग बर्ड्स ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो उड़ने वाले पक्षी थे, देखिए पक्षियों का डेवलपमेंट तो पहले ही हुआ है, ऐसा नहीं कि पक्षी यहाँ नए बन गए। आपने आर्कियोरेटिव्स को पहले ही देख लिया है, लेकिन कंप्लीट रूप से जो उड़ने वाले पक्षी थे, जैसे आज के समय में हम चिड़ियों को देखते हैं, तो इस प्रकार की बर्ड्स इस समय ओरिजिनेट हुई थी। और ह्यूमन बींग्स एंड अदर मैमल्स वर आल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो मानव जाति है, ह्यूमन बींग्स मतलब क्या, मानव जाति यानी हम लोग, तो हम लोगों का विकास और इसके अलावा जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी जीव हैं, मीडियम साइज के, जो बड़े वाले थे वो तो पहले ही विलुप्त हो गए, डिसअपीयर्ड हो गए। जो मीडियम साइज के मैमल्स हैं उनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से इस पीरियड में होता है। ये जो प्लास्टोसीन हम देख रहे हैं इसमें मैमल्स का काफ़ी अच्छा विकास होता है और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग पूरा डेवलप होता है। और अर्थ पर इसी पीरियड में जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं वह भी ओरिजिनेट होते हैं। इतनी चीज़ें हमने देखी। और यह जो बर्फ़ थी, जो आपने देखा कि इतना सारी बर्फ़ जमी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग बर्फ़ की ही तो चर्चा कर रहे हैं। पूरा पैराग्राफ सिर्फ स्नो ही स्नो है, आइस और स्नो से भरा हुआ है। तो ऐसा जब पूरा बर्फ़ का आवरण है तो एक न एक दिन ये पिघलेगा। ऐसा तो है नहीं कि क्लाइमेट हमेशा ऐसे ही रहेगा, मतलब ठंडा ही। क्लाइमेट में जब भी गर्मी आएगी, गर्माहट आएगी, तो ये जो बर्फ़ है ये पिघलेगी, ये पक्की बात है। और इसके पिघलने से पानी बनेगा, वाटर वाला जो पोर्शन है उसमें इंक्रीजमेंट होगा। यही कारण है कि जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर बड़ी बड़ी झीलें बनती हैं। जो ग्रेट लेक्स के बारे में आप सुनते हैं वो इसी वजह से हुई है, मतलब इसी वजह से उनका फॉर्मेशन हुआ है। बर्फ़ का आवरण पिघला, जो स्नो कवर था उसमें पिघलने की प्रक्रिया हुई, वो मेल्ट हुआ और मेल्ट होने से जो वाटर क्रिएट हुआ उससे वो यहाँ पर लेक्स में इकट्ठा हो गया, जिन्हें कि हम ग्रेट लेक्स के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार से नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड और जो नॉर्थ इटली वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो लेक्स हैं, झीलें हैं, उनका भी विकास इसी समय हुआ। नॉर्वे का जो फियोर्ड तट है उसका निर्माण इसी समय होता है। नॉर्वे का जो फियोर्ड तट है उसके बारे में आपने सुना होगा, वो इसी वजह से बनता है। वहाँ की जो बर्फ़ की चादर है, स्नो कवर है, वो उतरता है और इस वजह से वहाँ पर फियोर्ड तट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से अलग अलग झीलें बनती हैं और यह बर्फ़ के पिघलने से बनती है। ये चीज़ें हमने इसमें देखी। कुछ चीज़ें पीडीएफ में लिखी हुई हैं और कुछ चीज़ें बोल कर बताई जा रही हैं। तो जो चीज़ें पीडीएफ में शामिल नहीं है वो बोला जा रहा है, उसको आप नोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसे नोट नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने अपने बोलने की स्पीड को धीमा रखा है। रफ्तार बहुत तेज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह भाग रहे हैं, इस तरीके का नहीं, ताकि आप नोट कर सकें। तो यहाँ पर जो हिम युगों के बारे में चर्चा हुई है ये तो है ही है। इसके साथ एक चीज़ और है कि जो स्कैंडिनेविया का हिस्सा है वो अभी भी लगातार ऊपर उठ रहा है, उसमें लगातार अभी भी चेंजेस आ रहे हैं। और ये प्रक्रिया कब से चल रही है? ये प्लास्टोसीन पीरियड से चल रही है और अभी तक ये लगातार हो रही है। हालांकि ये धीमी प्रक्रिया है, इसमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अभी भी जो स्कैंडिनेवियन हिस्सा है, ये यूरोप का हिस्सा है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर मतलब
तेजी से परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन जो भूगर्भिक हलचलें हैं वो धीमी है, मतलब उनकी जो रफ्तार है वो कम है, ये ऊपर की ओर उठ रहा है। ये चीज़ें हमने देखी। और यूरोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि स्नो कवर बहुत तेजी से फैलने लगता है, बर्फ का जमाव बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में जितनी भी नर्म पत्ते वाली वनस्पतियाँ हैं, मतलब जिनकी लीव्स काफ़ी सॉफ्ट थी, उनका पूरी तरह से विनाश हो जाता है। और जो कड़े वृक्ष हैं, जो कड़े कड़े वृक्ष हैं या जिनकी पत्तियाँ और तना काफ़ी कठोर है, उस प्रकार के वृक्ष बच जाते हैं, जैसे कि ओक है, विलो है, पोपलार है और एल्म है। इस प्रकार के पौधे और वृक्ष बचते हैं। इसके विपरीत जो नॉर्थ अमेरिका है और एशिया का पोर्शन है, वहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं, जो वहाँ का फ्लोरा वाला हिस्सा है, वो एक तरह से अप्रभावित रहता है, उस पर कोई खास बदलाव देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन यूरोप की जो वनस्पतियाँ हैं वो बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। जितनी भी मुलायम पत्ते वाली वनस्पतियाँ थी वो बेचारी बर्फ में दबकर नष्ट हो जाती हैं। बर्फ में दबने की वजह से उनका विनाश हो जाता है। और जल के अंदर जो जीवन था, ये तो स्थल खंड का हमने बदलाव देखा, लेकिन जो पानी के अंदर की कंडीशन थी उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया था। वो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही था, उसमें जरा भी, या ये कह लीजिए कि बहुत बड़ा परिवर्तन हमें नहीं दिखाई दिया। और हिमयुग के कारण जीवों में अब स्थानांतरण की क्रिया होने लगी। जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे। जहाँ पर रहने के लिए अनुकूल सिचुएशन नहीं होती थी, वहाँ से वो जगह छोड़कर वो दूसरी जगह चले जाते थे। इस प्रकार से वो पलायन करने लगे। तो इस तरह की चीज़ें बनती हैं। और वर्तमान में जिस हाथी को हम देखते हैं, घोड़ों को देखते हैं और बैलों को देखते हैं, इन सब का डेवलपमेंट इस समय तक हो गया था, मतलब इनका वर्तमान स्वरूप इस युग तक प्राप्त हो गया था। तो हमने देखा प्लास्टोसीन पीरियड को, जो कि आज से 10 लाख साल पहले शुरू हुआ था और यह 9,90,000 साल तक लगातार बना रहता है। एक लंबे टाइम पीरियड तक ये रहता है। अब इसके बाद हम देखेंगे होलोसीन शक को, यानी होलोसीन पीरियड को, जो कि सबसे अंतिम है। इसकी शुरुआत होती है 10,000 साल पहले और यह वर्तमान समय में चल रहा है। जो समय हम लोग जी रहे हैं, जिस टाइम में हम लोग जिंदा हैं या हमारा जीवन काल है, ये वही समय है, होलोसीन पीरियड ही है। और इसकी शुरुआत आज से 10,000 साल पहले हुई थी। अब यह जो होलोसीन पीरियड है, इसे पोस्ट प्लास्टोसीन या पोस्ट ग्लेशियल पीरियड कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्लास्टोसीन के बाद स्टार्ट हुआ था, या जो ग्लेशियल पीरियड हमने पीछे देख रखे हैं उसके बाद इसकी शुरुआत होती है, इसलिए इसे पोस्ट प्लास्टोसीन या फिर पोस्ट ग्लेशियल पीरियड के रूप में हम देखते हैं। और ये आज से 10,000 साल पहले शुरू होता है। और इस युग के प्रारंभ में जब ये पीरियड शुरू होता है, मतलब होलियोसीन नाम का जो शक है ये स्टार्ट होता है, तो इसकी शुरुआत में जो स्नो कवर था, जिसके बारे में हमने पीछे देख रखा है, वह खत्म होने लगता है। उसमें मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से होने लगता है, वो मेल्ट होने लगता है। और इस समय क्या होता है, यूरोप जो है वो ब्रिटेन से अलग हो जाता है। मतलब ब्रिटेन यूरोप से अलग हो जाता है, ये कहना यहाँ जरूरी होगा। इसलिए क्योंकि प्लास्टोसीन पीरियड में हमने देखा कि बर्फ जमती है, तो बर्फ जमने की वजह से ब्रिटेन और यूरोप आपस में जुड़ जाते हैं। यूरोप का जो कनेक्शन है वो ब्रिटेन के साथ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब बर्फ पिघलने लगती है, जो स्नो कवर है ऊपर से मेल्ट करने लगता है, तो ब्रिटेन जो है वो यूरोप से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। और स्थलाकृति जो आप देख रहे हैं वो आज ही के समय जैसी थी, उसमें कोई खास चेंज नहीं था। हाँ, क्लाइमेट की जो कंडीशंस थी उनमें समानता होने लगी थी, मतलब वो एक रूपता में आने लगी थी, एक जैसी होने लगी थी। लेकिन अभी जो नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन था और इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट था, यहाँ पर मिडिल ईस्ट मतलब जो मध्य एशियाई क्षेत्र है उसकी बात की जा रही है, मध्य पूर्व एशिया वाला, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर शुष्कता आने लगी, ड्राइनेस आने लगी। वहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क होने लगी, सूखापन आने लगा। इसका मतलब क्या है, वर्षा वहाँ पर कम होने लगी। उत्तरी अमेरिका का जो हिस्सा था, माफ़ कीजिएगा, नॉर्थ अफ्रीका का जो हिस्सा था, मतलब उत्तरी अफ्रीका का जो पोर्शन था वहाँ पर, और इसके अलावा जो मध्य पूर्व एशिया था यानी मिडिल ईस्ट वाला हिस्सा था, वहाँ पर सूखापन आने लगा। और इस प्रकार से डेजर्टिफिकेशन होता है, यानी रेगिस्तान बनते हैं, डेजर्ट बनते हैं, उनका आविर्भाव होता है। और गर्म जलवायु जब तेजी से बढ़ने लगती है, गर्मी आती है, गर्मी आ रही है तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि बर्फ पिघल रही है, तो बर्फ पिघलने का मतलब क्या है कि तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ेगा तभी आइस में मेल्टिंग का प्रोसेस होगा। वही चीज़ यहाँ हो रही थी। तो इससे एक बार फिर से यूरोप में जंगल बनने शुरू हुए, जो फॉरेस्ट है उनका फार्मेशन स्टार्ट हुआ। और समुद्री जीव, जितने भी ओशियन के अंदर रहने वाली स्पीशीज़ थी, उनमें डेवलपमेंट लगातार हो रहा था। और वे जो प्रेजेंट टाइम में जैसी दिखती हैं वैसी इस समय तक तैयार हो गई थी, उनमें पूरी तरह से पूर्ण विकास हो गया था। और स्थल खंड पर यही जो होलोसीन पीरियड है, इसी समय जो लैंड एरिया था वहाँ पर इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया था। एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस था वो यहाँ पर शुरू हो गया था। और इसके अलावा पशुपालन की जो प्रक्रिया थी वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है।
मतलब जानवरों को पालतू बनाना इंसान ने शुरू कर दिया था और खेती करना शुरू कर दिया था, यानी एक व्यवस्थित जीवन वो भी जीने लगा था। तो यहाँ पर आदि मानव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आता है। इसे लिखित तौर पर आप देख लीजिए। ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड द ग्लेशिएशन इंडेड एंड द वर्ल्ड रिच टू इट्स प्रेजेंट स्टेज। इसमें क्या होता है, ग्लेशिएशन जो है वो इंड कर जाता है, उसमें समाप्ति होती है, और इसके साथ ही जो दुनिया है वो अपनी प्रेजेंट स्टेज को यानी वर्तमान अवस्था को प्राप्त होती है, यहाँ तक पहुँच जाती है। और विच स्टिल कंटिन्यू, और ये लगातार चल रहा है। मतलब अभी जो युग चल रहा है वो उसी युग को हम यहाँ देख रहे हैं होलोसीन के रूप में। द एक्वाटिक लाइफ रिच टू इट्स प्रेजेंट स्टेज, यहाँ आप देख सकते हैं एक्वाटिक लाइफ जो थी यानी जो जलीय जीवन था, जितने भी जलचर जीव थे उनकी प्रेजेंट स्टेज इस समय तक हाजिर हो गई थी, उन्हें प्राप्त हो गई थी। और मनुष्य ने एग्रीकल्चर वाला काम शुरू कर दिया था और इसके अलावा जानवरों को पालतू बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों ही काम मनुष्य के द्वारा शुरू कर दिए गए थे। जानवरों को पालतू बनाया तो उनकी सहायता से खेती की, और खेती करने के साथ साथ जो यात्रा करने वाला काम था, मतलब यातायात का काम था, उसको भी स्टार्ट किया। तो इस प्रकार का जो एक नागरिक जीवन है वो मनुष्य ने जीना शुरू कर दिया था। और ये सब होता है होलोसीन पीरियड में, जिसका लगातार अभी भी क्रम चल रहा है। ये आज वर्तमान समय में भी चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में हम इसी को जी रहे हैं। इससे पीछे वाले जो पीरियड्स हैं उसको हमने देखा नहीं है, सिर्फ उसके बारे में जो एविडेंस हमें मिलता है उससे हम अंदाजा लगाते हैं। तो यहाँ तक हमने होलोसीन के बारे में देखा। अब होलोसीन को देखने के बाद जो ज्योग्राफिकल टाइम टेबल है उसको देख लीजिए। जितने भी इराज, इपोचेस या पीरियड्स को हमने देख रखा है उसे यहाँ समराइज करेंगे, एक समरी के रूप में टेबल के माध्यम से देखेंगे। तो पहले देख लीजिए, इरा में है प्री पैलेजोइक, और यहाँ पर पीरियड में आप देखेंगे तो आर्कियन या एजोइक, और इसके अलावा प्री कैम्ब्रियन या इसी को कहते हैं एल्गोनकियन। मतलब यहाँ पर आर्कियन या एजोइक वाला जो हिस्सा है उसको आप देखेंगे तो इरा जो है वो कौन सी है, प्री पैलेजोइक है। इसमें जो पीरियड्स हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो ये आर्कियन है, प्री कैम्ब्रियन है और ये एल्गोनकियन है। यहाँ पर इपोचेस वाला जो हिस्सा है वो खाली है। आगे चलते हैं इसी टेबल में नीचे की ओर। तो नीचे आप देखिएगा अगला है पैलेजोइक। पैलेजोइक को हम लोग प्राइमरी कहते हैं। इसी प्रकार से सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी इस प्रकार से आएगा। अब इस प्राइमरी वाले इसमें देख लीजिए जो शुरुआत वाला हिस्सा है, मतलब इस टेबल का जो ये फर्स्ट कॉलम है इसमें इरा है, जो बीच वाला है, मिडिल वाला हिस्सा है, इसमें इपोचेस है, और लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें पीरियड्स है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वाला, कहने का मतलब ये है इस साइड वाला, ये पैलेजोइक, ये क्या है, इरा है। इसके बाद ये इपोचेस है और ये पीरियड्स है। तो पैलेजोइक को हम लोग क्या कहते थे, प्राइमरी कहते थे। इसमें पहला है कैम्ब्रियन, दूसरा है आर्डोविसियन। इन सब के बारे में हमने देखा है, बस यहाँ पर समरी के तौर पर देख रहे हैं, रिवीजन के तौर पर। सिल्यूरियन है, इसके बाद डेवोनियन है। ये सब किसका हिस्सा है, ये पैलेजोइक का हिस्सा है। इसके बाद कार्बोनिफेरस आया था और सबसे लास्ट में पर्मियन आया था। इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया ये भी हमने देख रखा है। इसके बाद मेसोजोइक आता है जिसे कि हम सेकेंडरी कहते हैं। और यह जो सेकेंडरी इपोचेस है इसमें ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस नाम के जो पीरियड्स हैं वो आते हैं। यहाँ पर हमने डायनासोरों के दर्शन किए थे और देखा था कि रेप्टाइल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो ये सब हमने मेसोजोइक में देखा था। इसके बाद अगला है सेनोजोइक। सेनोजोइक को हम लोग टर्शियरी कहते हैं और टर्शियरी में कितने पार्ट हैं, यहाँ पर आप इसे पीरियड के रूप में देखेंगे तो यहाँ पे पैलियोसीन है, इओसीन है, ओलिगोसीन है, मायोसीन है और ये प्लायोसीन है। लास्ट वाला कौन सा है, प्लायोसीन है। तो पैलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन ये किसका हिस्सा है, ये सेनोजोइक का हिस्सा है, सेनोजोइक इरा का हिस्सा है। इसी प्रकार से नियोजोइक इरा थी। तो नियोजोइक इरा को हम लोग क्वार्टेनरी कहते थे और इसमें प्लास्टोसीन था और होलोसीन था। होलोसीन को हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं और प्लास्टोसीन बीत चुका है। इसके बारे में हमने देखा था। प्लास्टोसीन की शुरुआत कब से होती है, 10 लाख साल पहले होती है और ये करीब 9,90,000 साल तक रहता है। और उसके बाद जो होलोसीन है उसकी शुरुआत होती है 10,000 साल पहले और वर्तमान में ये चल रहा है। इन सब के बारे में हमने देखा और इस प्रकार से इसे समराइज करते हुए हमने अपनी पूरी अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को एक संक्षिप्त रूप में देखा है। संक्षिप्त रूप में ही देखा है, इसे विस्तार से देख पाना संभव नहीं है, कम से कम वीडियो के माध्यम से या किताबों के जरिए तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई मनुष्य अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को जानने का मतलब डिटेल में जाने का प्रयास करेगा तो उसकी पूरी जिंदगी लग जाएगी। इतना लंबा समय अंतराल है और इतनी चीज़ें उसमें घटित हुई हैं। तो यहाँ पर हम संक्षिप्त में देखते हैं, जितना हमें काम होता है, जितना हमारे सिलेबस का पार्ट है उतना ही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और वही करना भी चाहिए। अब इसके बाद जो अगला हमारा पड़ाव होगा वो होगा इसके आगे वाला चैप्टर, और आगे वाला जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ।
अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, अभी तो हम लोग बाहर से जो समय बीत रहा था या जो चीज़ें हो रही थी उसको देख रहे थे। अब हमारी अर्थ अंदर से कैसी है, कई लेयर्स से बनी हुई है, ये हम जानते हैं। और ये किसी समय जलता हुआ आग का गोला थी, मतलब इसके अंदर आग लगी हुई थी या गर्मी थी बहुत ज़्यादा। फिर इसके ऊपर की परत ठंडी होती है, यहाँ वेपराइजेशन होता है, इसके बाद वर्षा होती है, महासागरों में पानी इकट्ठा होता है, फिर जीवन स्टार्ट होता है। ये सब हम देख चुके हैं। जीवन की शुरुआत पहले पानी के अंदर होती है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इंटीरियर जो इसका अंदर वाला हिस्सा है वो किन परतों से बना हुआ है, कैसी चीज़ें अंदर पाई जाती हैं, कौन सा हिस्सा ज़्यादा ठंडा है, कौन सा हिस्सा एकदम तप रहा है, किस प्रकार से वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो है वो बनती हैं, उनका फॉर्मेशन अंदर से कैसे होता है, लावा कहाँ से आता है, ये सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी पर आधारित है हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा अगला वीडियो होगा। इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।